वेलकम एवरीबॉडी। मैं सुरेश कुमार मैथ निर्देशक। आज आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पे जो ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आते हैं उनको बताऊंगा, समझाऊंगा। तो शुरू करते हैं। एक वीडियो मैंने पहले बना दी है ऑप्शन टाइप क्वेश्चन की, पार्ट 1। ये है पार्ट 2। शुरू करते हैं। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं वन बाई हम करेंगे, ठीक है, 1 बाई 1। पहला क्वेश्चन क्या है, विद्युत सर्किट कितने प्रकार के होते हैं? विद्युत सर्किट कितने प्रकार के होते हैं? निम्न में से बताना हमें कौन कौन सा विद्युत सर्किट है, ठीक है। तो कौन कौन सा है? ओपन सर्किट होता है क्या? दूसरा है शॉर्ट सर्किट। तीसरा है क्लोज सर्किट, क्लोज सर्किट। चौथा है डी सभी। हमें ये बताना है, ये सी लगा लेना तीसरे की जगह। अब देखिए, आप ये कह रहे हैं विद्युत सर्किट जो वो कितने प्रकार के होते हैं। तो ओपन सर्किट होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, या क्लोज, या सभी होते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं। मैंने पूछे कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ओपन, शॉर्ट और क्लोज। तो कहने का मतलब कितने हो गए? सभी इसके उत्तर हो गए, ठीक है। देखिए, मैं आपको 1 बाई 1 बताता हूँ। ओपन सर्किट कौन सा होता है? जैसे हम स्विच से, बटन से जो होता है स्विच से, हम उससे किसी भी उपकरण को चलाते हैं, पंखा, टीवी, एलईडी, जो भी हम चलाते हैं। तो जब वो ऑन करते हैं हम, तब वह क्या कहलाता है? क्लोज सर्किट, क्योंकि उसके क्लोज होने के बाद ही वह चल पड़ता है, ठीक है। जब हम उसको बंद करते हैं तो वो क्या कहलाएगा? ओपन सर्किट, की ओपन कर दिया। ये तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। शॉर्ट क्या होता है? कई बार आपने देखा होगा, ये बिजली के उपकरण क्या शॉर्ट हो जाते हैं, आपस में इनकी तारें जो हैं वो टच हो जाती है, जिसके कारण उनमें धुआं भी उठ जाता है और वो जल जाती हैं और उपकरण खराब भी हो जाते हैं। तो वो क्या कहलाता है? शॉर्ट सर्किट होता है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था कि जो विद्युत सर्किट है वह कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम बताइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एसी की अपेक्षा डीसी होती है, डीसी होती है, महंगी होती है, सस्ती होती है, या फिर बराबर ही रेट पड़ता है इनका, यानी बराबर खर्चा होता है, या कोई नहीं इनमें से? आपको ये बताना है। एसी की अपेक्षा, एसी क्या होती है आपको समझ में आ गई? अल्टरनेटिंग करंट। डीसी क्या होता है? डायरेक्ट करंट। ये हिंदी में होता है, इसको प्रत्यावर्ती धारा, इसको हिंदी में कहते हैं दिष्ट धारा। तो ये कह रहा है कि एसी की अपेक्षा जब हम डीसी को जनरेट करेंगे तो वह क्या होगी? महंगी पड़ेगी एसी से, सस्ती पड़ेगी, या बराबर? तो क्या पड़ती है? सॉरी, क्या पड़ती है? वह महंगी पड़ती है, ठीक है। क्या पड़ती है? महंगी पड़ती है। एसी की अपेक्षा डीसी जो है वह महंगी पड़ती है। अगर डीसी की अपेक्षा एसी पूछे तो वह सस्ती पड़ती है। इसीलिए एसी सस्ती पड़ती है, इसीलिए हम ज़्यादातर एसी ही यूज़ करते हैं। हमारे घरों में एसी ही यूज़ होती है, हर जगह एसी यूज़ होती है, डीसी बहुत कम जगह यूज़ होती है, ठीक है। तो डीसी क्या पड़ती है? महंगी पड़ती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या है, देखिए। तांबे की तार का प्रतिरोध, तांबे की तार का प्रतिरोध होता है कि तांबे की जो तार है उसका प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है, अधिक होता है, या फिर 0 होता है, या फिर सभी? सभी तो हो नहीं सकते क्योंकि कम और अधिक है, सीधी बात है। तो तांबे की तार का प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है। अगर उसका प्रतिरोध कम है तभी तो उसमें से करंट अच्छा जाता है, तभी तो यह एक सुचालक कहलाता है। तांबा एक सुचालक कहलाता है क्योंकि उसका प्रतिरोध क्या होता है? कम, और उसकी कंडक्टिविटी जो होती है वो ज़्यादा होती है, जिसके कारण उसमें से फ्लो ऑफ करंट जो है वो अच्छी तरह से जाता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम? एक सुचालक कहलाता है तांबा, ठीक है। तो ये था तांबे का तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब इसी से रिलेटेड मैं 1-2 क्वेश्चन और बता देता हूँ कि जैसे नेक्स्ट है
नंबर 4, करंट, जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट में बता दूंगा, आगे भी 2 क्वेश्चन के बाद आएगा क्योंकि वो रिपीट हो जाएगा बाद में। करंट सदैव किस सिरे से किस सिरे तक, किस सिरे से किस सिरे तक चलता है, या की तरफ चलता, आप लिखो की तरफ, लिखो सिरे की तरफ चलता है, तरफ चलता है। जो करंट होता है वह किस सिरे से किस सिरे की तरफ चलता है। कितने सिरे होते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में? 2 सिरे होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो ये कह रहा है कि पॉजिटिव से पॉजिटिव चलता है, नेगेटिव से नेगेटिव चलता है, नेगेटिव से पॉजिटिव चलता है, या फिर पॉजिटिव से नेगेटिव चलता है। तो आप इसमें से बताइए कि करंट जो होता है वो हमेशा ही किस सिरे से किस सिरे पर चलता है। पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव, ये दोनों नहीं हो सकते क्योंकि 2 सिरे होते हैं, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, तो एक एक यूज होंगे। नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं होता, पॉजिटिव से नेगेटिव यूज होता है। करंट की बात पूछे तो पॉजिटिव से नेगेटिव, अगर इलेक्ट्रॉन पूछ ले तो नेगेटिव से पॉजिटिव याद रखना। इलेक्ट्रॉन हमेशा ही नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलते हैं और करंट उससे उल्टा चलता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नंबर 5, शक्ति की इकाई क्या है बताएं। शक्ति की इकाई, जो इलेक्ट्रिक पावर है उसकी इकाई पूछी है तो क्या है, जूल प्रति सेकंड है, या अर्ग प्रति सेकंड है, ये प्रति सेकंड है, ठीक है, या फिर एचपी है, या फिर सभी है। तो बताइए क्या जी। मुझे तो जूल प्रति सेकंड तो पता है, अर्ग प्रति सेकंड क्या होती है, इसी से छोटी इकाई होती है, तो ये भी बन गई। ये क्या होती है, एचपी जो होती है वो प्रैक्टिकल की इकाई होती है, प्रैक्टिकल यूनिट होती है, तो ये भी हो गई फिर तो, ये प्रैक्टिकल यूनिट कहलाती है। तो कहने का मतलब सारी ही हो गई, जूल प्रति सेकंड भी हो गई, अर्ग प्रति सेकंड भी हो गई, और एचपी यानी हॉर्स पावर यह भी हो गई। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर 6, निम्न में, ये आ गया जी अगला वो क्वेश्चन, अर्धचालक है। निम्न में अर्धचालक है, हमें निम्न जो दिए हैं उनमें से अर्धचालक बताने हैं। सिलिकॉन, जर्मेनियम, या फिर Cu यानी कॉपर, या फिर ए व बी दोनों। तो कौन सा उत्तर बनेगा इसका, ए व बी दोनों। क्यों? क्योंकि अर्धचालक कौन से होते हैं, सेमीकंडक्टर कहलाते हैं, जिनमें से मध्यम प्रवाह से करंट जाता है, मतलब मध्यम, उनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो मध्यम होती है, उनका प्रतिरोध जो होता है वो भी मध्यम होता है। अगर प्रतिरोध कम है, कंडक्टिविटी अधिक है तो वह सुचालक कहलाता है। अगर कंडक्टिविटी कम है और प्रतिरोध बहुत अधिक है तो वह इंसुलेटर कहलाता है, कुचालक। जिसका उदाहरण माइका, पेपर, लेदर, ठीक है, बेकेलाइट, ये सब जो है पोर्सलिन वगैरह, ये सब जिनमें से करंट न जाए वो क्या कहलाएंगे, इंसुलेटर कहलाएंगे। जिनमें से अच्छी तरह करंट जाएंगे, जैसे बताया था सोना, चांदी, तांबा, सबसे सुचालक होता है चांदी, जो पिछली वीडियो में बताया था। तो निम्न में से अर्धचालक क्या हो गया, जिसमें से मध्यम, जो जिनकी कंडक्टिविटी मध्यम होती है, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम 2 होते हैं। कॉपर जो इसमें दिया हुआ है वह एक सुचालक है। ठीक है, तो यहाँ पे सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों ही अर्धचालक है, सेमी कंडक्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नंबर 7, एक फार्मूला दिया है, ये E इज इक्वल टू माइनस एल, E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, सूत्र में माइनस दर्शाता है। इसमें हमें ये बताना है कि ये जो माइनस है वह क्या दर्शा रहा है, इसके अंदर जो माइनस है वह क्या दर्शा रहा है, ये माइनस है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, फैराडे का नियम, बी है, ये माइनस जो है वो किसकी वजह से आता है ये बता रहा है, लेंज का नियम,
सी है ओहम का नियम, ठीक है, और डी है सभी। तो क्या सभी नियम बता रहे हैं ये? नहीं। सो ये फार्मूला आया है E इज इक्वल टू माइनस एल डी वाई डी बाई टी। ये आपको पता है क्या है? ये एक इंडक्टर जो है उसके अंदर बैक EMF होता है, विरोधी विद्युत वाहक बल, विरोधी विद्युत वाहक बल पैदा होता है, उसका फार्मूला है माइनस एल, इंडक्टेंस हो गया डी फाई बाई डी टी, चेंज इन फ्लक्स, ठीक है। लेकिन बात हम कर रहे हैं कि माइनस क्या दर्शाता है, तो माइनस यहाँ पे क्या दर्शाता है? लेंज का नियम। लेंज का नियम क्या कहता है? जो जिसकी वजह से पैदा होता है वह उसी का विरोध करता है इस कंडीशन में, ठीक है। तो ये जो बैक EMF है वो इसके अंदर जो इंडक्टर में EMF आ रहा था उसी के कारण इसमें पैदा होता है, चुंबकीय क्षेत्र के कारण। लेकिन वह उसी जिसके कारण पैदा हुआ उसी का विरोध करता है, तो उसका कटाक्ष करता है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया हमने? माइनस में रख दिया कि ये इसका नियम है। लेंज का नियम यही कहता है कि जो जिसके कारण पैदा होता है उसी का विरोध। देखिए क्या है, इंडक्टेंस की इकाई क्या है, ठीक है। ये पूछ रहा है इंडक्टेंस जो होता है उसकी यूनिट क्या है, इंडक्टेंस की इकाई क्या है या फिर यूनिट क्या है? क्या होती है इंडक्टेंस की इकाई? एल हेनरी यानी H, ठीक है। सी है एम्पियर, डी है वोल्ट। बताइए क्या होती है इसकी इकाई भैया? वेरी गुड, पता चल गया आपको। इंडक्टेंस की इकाई क्या होती है? हेनरी, H। हेनरी बड़ी इकाई होगी, छोटी बोलेंगे तो मिनी हेनरी, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ एल लिखा है, ये क्या है? ये जो है इंडक्टेंस को दर्शाता है, इंडक्टेंस को एल से दर्शाया जाता है, ठीक है। दर्शाना का मतलब इसका नाम दे दिया कि इंडक्टेंस क्या होता है, उसको एल से दर्शाया जाता है। हेनरी होगी इसकी इकाई, तो एम्पियर किसकी इकाई है? विद्युत धारा की, करंट की, जो मैंने पहली वीडियो में भी बताई थी आपको। वोल्ट किसकी इकाई होती है? वोल्टेज की, तो ये हो गई वोल्टेज की इकाई। ये हो गई करंट या विद्युत धारा की इकाई। ये हो गई हेनरी इकाई जो हो गई इंडक्टेंस की, और इसको एल से दर्शाते हैं। 4-5 क्वेश्चन इसी में बन गए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ नियम आपको समझ में आ गए, लेंज का नियम पता चल गया, ओम का नियम आपको पता ही है क्या होता है? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I क्या होता है कि किसी परिपथ में वोल्टेज जो होता है वह उसके करंट के समानुपाती होता है अगर उसका तापमान स्थिर रखा जाए। ये भी मैंने पहले में बता दिया था। रह गया फैराडे का नियम, इसी वीडियो में है फैराडे का नियम, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा बता दूंगा। तो ये तीनों नियम भी आपके क्लियर हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नंबर 9, म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस का सूत्र है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का सूत्र है L1 बाई L2, L1 बाई L2 का अंडरूट L1 इंटू L2, और डी है L1 इंटू L2 का अंडरूट। तो बताइए इसमें से क्या है? मैंने अच्छी तरह से आपको चैप्टर में भी समझाया था। जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है उसको हम किससे दर्शाते हैं? M से दर्शाते हैं। तो M बराबर आएगा ये कि M बराबर क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस को M से दर्शाते हैं, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा? L1 इंटू में L2 का अंडरूट। क्या होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस? बताया था मैंने, दो कॉइल होती है जिनके म्यूचुअल, इनमें जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा जिसके कारण इनमें बैक EMF पैदा होगा, वह क्या करेगा? जो इनमें करंट जा रहा है, जो इसमें ऐसी प्रत्यावर्ती धारा जा रही है, उसके परिवर्तनों में जो विरोध करेंगे, तो ये दोनों ही कॉइल करेगी, उन्हीं का गुण क्या कहलाएगा? म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाएगा, जिसका फार्मूला क्या है? इसका L1 हो जाएगा, इसका L2 हो जाएगा। L1 L2 का अंडरूट जो है वह म्यूचुअल इंडक्टेंस का फार्मूला होता है, ठीक है। तो समझ, ठीक है, म्यूचुअल का आ गया। अब देखिए, आप अगर सेल्फ का पूछे कि सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला क्या होता है, तो सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू माइनस L
डी आई बाई डी टी। ठीक है, ये डी आई बाई डी टी क्या है? चेंज इन करंट। ये डी आई का मतलब है, आई का मतलब करंट हो गया, टी का मतलब समय, ये चेंज हो गया, चेंज इन करंट विद टाइम। ठीक है, और माइनस एल, माइनस जो लेंज का नियम है, ये बैक ईएमएफ है, एल यहाँ पे क्या हो गया, इस एक ही कॉइल होती है सेल्फ में, तो उसका इंडक्टेंस हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये सेल्फ का हो गया फार्मूला और ये म्यूचुअल का हो गया फार्मूला। उम्मीद करता हूँ ये दोनों ही आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे, जो मैंने चैप्टर में भी करवाए थे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, श्रेणी क्रम में इंडक्टर को जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में इंडक्टर को जोड़ा जाता है, यह सूत्र है। श्रेणी क्रम का फार्मूला इसमें क्या होगा, L1 प्लस L2 प्लस L3 ऐसे कंटिन्यू, या फिर 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3 ऐसे कंटिन्यू, या फिर R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे कंटिन्यू, या फिर 1/R1 1/R2 1/R3 ऐसे कंटिन्यू। तो बताइए इसमें से श्रेणी क्रम में अगर हम बात कर रहे हैं इंडक्टर को जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ेंगे L1 प्लस L2 प्लस L3, और ये हो गया, ये तो है श्रेणी क्रम का, ये है समांतर क्रम का फार्मूला, और ये दोनों किसके हो गए, ये दोनों है तो श्रेणी का ही, ये भी श्रेणी का है, ये भी समांतर का है, लेकिन ये इंडक्टर के नहीं है, ये है प्रतिरोध का। किसका? प्रतिरोध, क्योंकि रेजिस्टेंस आर की बात कर रहे हैं, और ये भी प्रतिरोध का है। ठीक है, तो प्रतिरोध को श्रेणी में जोड़ेंगे तो ऐसे आएगा, प्रतिरोध को समांतर में जोड़ेंगे तो ऐसे आएगा, इंडक्टर को श्रेणी में जोड़ेंगे तो ऐसे आएगा, इंडक्टर को समांतर में जोड़ेंगे तो ऐसे आएगा। ठीक है, एक कैपेसिटेंस होता है अलग, और तीन ही होते हैं ये, इंडक्टर, प्रतिरोध और कैपेसिटर। एक कैपेसिटर और होता है, उसका और बता देता हूँ मैं, कैपेसिटर, ये कैपेसिटर जो होता है उसको अगर श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो इनसे उल्टा है, वो क्या होगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, इनमें फार्मूला चेंज होता है, और समांतर में इसका क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। कहने का मतलब क्या है, श्रेणी क्रम में इंडक्टर और प्रतिरोध के एक जैसे फार्मूले होते हैं, और समांतर में इन दोनों के एक जैसे फार्मूले होते हैं, बट कैपेसिटर में चेंज होता जाता है, श्रेणी में 1/1 वाला आता है और समांतर में ये आता है। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। अगली बात, इस कंडीशन में इंडक्टर की पावर बढ़ेगी, यानी इंडक्टर का मान बढ़ेगा, इसमें इंडक्टर का मान घटेगा, इसी तरह इसमें प्रतिरोध बढ़ेगा, इसमें प्रतिरोध घटेगा। कहने का मतलब है श्रेणी क्रम में प्रतिरोध और इंडक्टर दोनों का मान बढ़ता है, समांतर क्रम में घटता है, 1/1 वाले में घटेगा। कैपेसिटर का क्या, इसमें घटेगा और इसमें बढ़ेगा, क्योंकि ये ज़्यादा वैल्यू बढ़ेगी जोड़ने पे, ये वैल्यू जो है वो ज़्यादा बढ़ती है, तो इनमें मान बढ़ता है, और जो 1/1 वाली है उनमें मान घटता है। ठीक है, तो ये आप याद रखना। इसे एक क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन करवा दिया मैंने आपको। नेक्स्ट देखिए नंबर 11। 11 नंबर है, 11 है गतिजन्य प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र बताएं। हमें विद्युत वाहक बल जो है गतिजन्य का फार्मूला बताना है। सबसे पहली बात है, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसका फार्मूला बताना है। तो क्या होता है इसका फार्मूला, E इज इक्वल टू BLV साइन थीटा, या ऑप्शन बी है BLV कोस थीटा, सी है E इज इक्वल टू BL बाई में साइन थीटा, डी है E इज इक्वल टू BL कोस थीटा। पहली बात आप अच्छी तरह से समझे, गतिजन्य प्रेरित वाहक विद्युत वाहक बल क्या होता है, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। तो जिसका फार्मूले नीचे दिए हुए, मैं ये बताना इनमें से फार्मूला क्या होता है। तो डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है क्या है, पहली बात कि जब किसी, ये क्या होता है, फैराडे के नियम के ऊपर ही कार्य करता है। ठीक है, क्या कहता है, जब किसी चालक को, मान लीजिए ये चालक है, ये चालक हो गया,
इस चालक को कोई भी चुंबकीय क्षेत्र बना हुआ है, जैसे ये ऐसे चुंबकीय क्षेत्र बना हुआ मान लो, इस चुंबकीय क्षेत्र में ये चालक रख दिया मैंने, ठीक है। इस चालक को रख के अगर इसको मैं घुमाऊंगा, ऐसे घुमाऊंगा, तो इन जो चुंबकीय क्षेत्र में छेदन होगा, जिसके कारण इसमें एक विद्युत वाहक बल पैदा होगा, जिसे विद्युत वाहक बल कहते हैं ई। समझ में आई बात? वो क्या होता है, वो किसके इक्वल होता है, तो इनमें से मैं फार्मूला बताना है एक्चुअल में वो किसके इक्वल होता है, E इज इक्वल टू बी एल वी साइन थीटा। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ बी क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र घनत्व। चुंबकीय क्षेत्र का जो घनत्व है वह बी हो गया, डेंसिटी होगी, ठीक है। एल क्या हो गई, इस चालक की लंबाई की कितनी लंबाई है, ये चुंबकीय क्षेत्र का घनत्व हो गया कि कहाँ तक ये चुंबकीय क्षेत्र फैला हुआ है, ये इसकी लंबाई होगी कि कितनी इसकी लंबाई है। अगली बात वी क्या होगी, वेलोसिटी, किस गति से घूम रहा है, समझ में आ गई, किस गति से ये घूम रहा है। तो ये तीनों चीज क्लियर होगी। साइन थीटा क्या है, जो लेंथ और जो चुंबकीय क्षेत्र और ये जो ये चुंबकीय क्षेत्र है और ये जो चालक इसमें रखेंगे वो कितने डिग्री एंगल पे रखा जाता है, इनके बीच का कोण क्या है, वो हो गया साइन थीटा। अब बताइए इसमें आपका कोई कंटेंट रह गया है, सारी चीज क्लियर हो चुकी है। तो गतिजन्य प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, वह E इक्वल टू बी एल वी साइन थीटा होता है, ठीक है। तो ये तो है डायनेमिकली। अगर मैं बात कर देता हूँ एक और, इसी साथ के साथ एक और बता देता हूँ आपको। एक तो ये पहला होता है, ये फैराडे के नियम के अकॉर्डिंग ही है दोनों, ठीक है। दूसरा क्या होता है, स्टैटिकली होता है, स्थितिजन्य, ठीक है, स्थितिजन्य प्रेरित विद्युत वाहक बल, आगे वही है सेम, ठीक है। तो इसको ये डायनेमिकली और ये क्या होता है स्टैटिकली, ठीक है ना, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो ये इसका फार्मूला क्या होता है, मैंने इसका फार्मूला तो बता दिया। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका होता है E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। E इज इक्वल टू, E क्या हो गया इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये क्या हो गया माइनस लेंज नियम के अनुसार जो जिसके कारण पैदा होता है उसी का विरोध करता है। N क्या होगी, उसमें कितनी घुमाव है। डी फाई बाई डी टी क्या हो गई, चेंज इन फ्लक्स विद टाइम, जो चुंबकीय फ्लक्स जो है चेंज हो रहा है समय के साथ वह है। इसकी परिभाषा क्या बनेगी, जो इसकी थी, इसमें हमने क्या पढ़ा था, चालक घूम रहा था चुंबकीय क्षेत्र में, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र था जिसमें हम चालक को घुमा रहे थे। इसमें हम क्या करेंगे, चालक को स्थिर रखेंगे, ऐसे चालक तो ऐसे स्थिर रहेगा और चुंबकीय क्षेत्र इसके बाहर घूमेगा, इसीलिए स्थिर है ना, इसीलिए क्या नाम है स्थितिजन्य, स्टैटिक, स्थिर रहना, ठीक है। इसमें चालक स्थिर रहेगा और उसके बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र घूमेगा जिसके कारण उसमें एक ईएमएफ पैदा होगा, उसका फार्मूला ये है। तो बताइए दोनों समझ में आया कि नहीं आया। गतिजन्य में चालक को घुमाया जाता है, स्थितिजन्य में चालक को स्थिर रखा जाता है। इसमें चुंबकीय क्षेत्र को स्थिर रखा जाता है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र को घुमाया जाता है, ये बात है और ये इनके फार्मूले हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रही होगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई है, तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको बटन को दबा दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच।